गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों ने क्लास 8 चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोगों ने पिछली क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा था। अब उसके आगे बढ़ेंगे साइज ऑफ द सेल से। तो साइज ऑफ द सेल में क्या कहता है जरा देखते हैं। साइज ऑफ द सेल पैराग्राफ में आपका मेन पॉइंट ये आता है कि सेल, जैसे पहला लिखा है, सेल कैन बी स्मॉल एज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स इन बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट हमारा जो सेल है, जो सबसे छोटा सेल होता है, वो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो सबसे ज़्यादा कौन सा सेल है, वो आपका माइकोप्लाज्मा जिसको कहा जाता है, वो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और माइकोप्लाज्मा क्या है? एक तरीके का माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें देखने को। इसी में आगे कुछ पॉइंट्स और गिवन है, जैसे यहाँ पे ये AB साइज ऑफ द सेल में, साइज ऑफ द सेल के अंदर ही ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला तो हमने कर लिया कि बैक्टीरिया जो होता है वो सबसे छोटा है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मा। तो कोई आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी में से एक पॉइंट पड़ता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है। लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। इसका मतलब 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर, इतना ज़्यादा वो बड़ा होता है। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का होता है अंडा, जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका कहने का मतलब है कि जो सेल का जितना साइज होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के। यानी कि जैसी भी उसकी बॉडी होगी, चाहे उसकी बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, तो उससे सेल से उसका कोई रिलेशन नहीं है कि कितना साइज है उसका सेल का। अगर सेल का साइज बहुत बड़ा है तो वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि साइज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है, साइज पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये लाइन आपको क्लियर रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये होता है साइज ऑफ द सेल, उससे वही लिखा हुआ है नीचे कि साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, जो साइज है सेल का, जो साइज होता है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। कहने का मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना, जैसे हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। मसल वाला सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, तो सबका देखिए साइज अलग अलग होता है, तो फंक्शन भी बोला अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो इसी में एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने पुट किया हुआ है कि नर्व सेल इन बोथ एलिफेंट एंड रैट। नर्व सेल जो होता है एलिफेंट में और रैट में लॉन्ग और ब्रांच जैसे होते हैं, और फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स और मैसेजेस। दिमाग से ट्रांसफर कौन करेगा सिग्नल, या पूरे बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसफर कौन करेगा? वो नर्व सेल से ही ट्रांसफर होंगे, चाहे वो एलिफेंट हो या छोटा सा रैट हो या बहुत बड़ा एलिफेंट हो। नर्व सेल तो उतना ही साइज का है, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो, फंक्शन तो उतना ही परफॉर्म करेगा। आगे देखते हैं अब हम लोग। तो मुझे उम्मीद है आपको साइज ऑफ द सेल तक आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। साइज ऑफ द सेल में आप मसल सेल्स, RBC, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, उसको भी ध्यान दे सकते हैं, उस सब चीज़ों को समझ सकते हैं जो पिछले हमने क्लासेस में एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। अब आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। सेल मोस्टली कंसिस्ट क्या करता है उसको देख। एक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बीच में एक डार्क कलर का होता है बना हुआ, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कौन घेरे रखता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पूरे सेल को कौन घेरे रखता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, एक लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये मोस्टली आपको प्लांट में देखने को मिलता है। वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए इसमें एनिमल और प्लांट दोनों का मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत करना कि किसी एक का लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे बात आती है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो देखते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स का एक क्या है? ग्रुप है, जो कि क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हर टिश्यू आपका स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है, ठीक है। देखिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जितना आपके क्लास 8 में है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है बताना है तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट कॉल्ड टिश्यू। ऑर्गन्स क्या है? वो छोटे छोटे पार्ट से बने हुए हैं, जिन्हें हम लोग टिश्यू कहते हैं। यानी कि कौन से वो छोटे छोटे पार्ट है जिससे ऑर्गन बनता है? वो है छोटे छोटे टिश्यूओं के जुड़ने से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे आता है पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में जो बाहर की लेयर होती है ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर ब्लैक पोर्शन ये जो है ये हो गया न्यूक्लियस,
उसके बाद अंदर जो डॉट 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 ऐसे हैं ब्लैक कलर के, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और इसी के साथ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को घेरे हुए रखता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो सेल आप देख रहे हैं ये ह्यूमन चीक सेल का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये लेबल करने आ सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। आगे आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ये मैंने शॉर्ट में लिखा है फंक्शन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि ये बाहर के जो बाहर का मटेरियल होता है और अंदर के मटेरियल को सेपरेट करता है। लिखा है ना, सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, डिफरेंट सेल्स को या सेम टाइप के सेल्स को अलग अलग रखता है, ये नहीं कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम में, ठीक। अब आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है। इसको आगे फर्दर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो आप बोलेंगे एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस चीज होती है। अभी देखिए मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टाइप की मेम्ब्रेन ही होती है जो कि पोरस होती है, जिसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं उसमें, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ना चीज़ों को अलाउ करते हैं अपने से आर पार होने में, कि हाँ एक तरफ से ए मीडियम से बी मीडियम तक चीज़ें जा सकती हैं, मगर वो स्पेसिफिक चीज़ों को ही अलाउ करते हैं कि उनसे आर पार हो सके, ठीक है। स्पेसिफिक ही होता है हर चीज़ उनका। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड मटेरियल फ्रॉम इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि वो अंदर के से ए मीडियम से बी मीडियम तक भी जा सकता है और बी मीडियम से ए मीडियम तक भी आ सकता है, ठीक है। मगर वो स्पेसिफिक केमिकल्स को ही, स्पेसिफिक जो आपके लिक्विड होते हैं उन्हीं को अपने से आर पार होने देता है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में बात आती है। न्यूक्लियस क्या? सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इज द इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल के बीच में जो काले कलर की एकदम डेंस बॉडी होती है वही क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। दे आर स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दे कैन बी सीन इजिली अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखे जा सकते हैं बाय स्टेनिंग देम। बाय स्टेनिंग देम का मतलब है कि डिफरेंट का पिगमेंट यूज़ करते हैं हम सेल के ऊपर डाल दें। जैसे आपका ओनियन के लिए हम लोग एक मिथाइलिन ब्लू करके होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो न्यूक्लियस क्या है आगे? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वही मदद करती है न्यूक्लियस को, और बाहर का मीडियम जो साइटोप्लाज्म है, एक सेल के अंदर देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे जो ये डॉट 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 लेयर बनी हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो ये बाहर का मटेरियल और इसका अंदर का न्यूक्लियस का मटेरियल को कौन सेपरेट करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, वही उस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। न्यूक्लियस एक्ट्स एज द इनहेरिटेंस ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारे इनहेरिटेंस का भी काम करता है और साथ साथ कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है। कंट्रोल सेंटर का मतलब पहले समझाता हूँ। कंट्रोल सेंटर का मतलब है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपके उस बॉडी में और आपके सेल में परफॉर्म हो रही होगी, उन सब का जो ब्यौरा है वो न्यूक्लियस रखता है। साथ ही साथ यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे जीन्स से है। जीन्स जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं वो सब कुछ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो है न्यूक्लियस ही है वो चीज़, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर होगी, कंट्रोल सेंटर और इनहेरिटेंस। आगे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। तो अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि आपको फर्दर दिक्कत ना हो, तो हम नोट डाउन कर सके, ठीक है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आराम से मैं जवाब दे दूंगा उसका। और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस। बस इसका इतना ही आपके इसमें गिवन है, तो इतना ही मैंने आपको बताया, ठीक है। और भी चीज़ होती है इसमें, ऐसा नहीं है इतने तक ये सीमित है न्यूक्लियस, बहुत आगे भी इसके अंदर कंटेंट है, बट आपके कंटेंट, आपके 8th के कंटेंट के हिसाब से इतना ही है। तो न्यूक्लियस क्या है? एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी स्फेरिकल छोटी छोटी बॉडी प्रेजेंट होती है, काफ़ी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अंदर, ठीक है। तो वो कौन सी बॉडीज़ हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब इसी में आपका क्रोमोसोम के बारे में बात आ जाती है। क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस कंटेनिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं
वो क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं, ठीक है। दे कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन। देखिए यहाँ पे क्लियर बात कर दी, ये क्या कैरी करती है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरी करते हैं जिसे कहते हैं जीन। जीन का भी डेफिनेशन आ जाता है कि जीन क्या है, ये है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो भी हम अपने पूर्वजों से, दादा परदादा पिता माता से प्राप्त करते हैं बॉडी में, जीन, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। और क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है, ये अलग से एक पॉइंट है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम हमें तब देखने को मिलता है जब सेल क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। ये जब आगे आप बढ़ेंगे 9th-10th में तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, उसमें आपको डिवीजन समझ में आएगा स्टेजेस का, ठीक है, सेल्स का डिवीजन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीन के बारे में। तो जीन क्या है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या होता है, जीन आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है ट्रांसफर किसका, हेरिडिटी का, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, यह है HEREDITARY, ठीक है, यह है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपके माता पिता से आपके अंदर क्या आया है, कौन से कैरेक्टर्स आए हैं। ईयर के लोब्स आपके चिपके हुए हैं या फिर कटे हुए हैं, या फिर कहीं तो नाक आपकी बड़ी है, लंबी है, थिन है, थिक है, कैसी है, बॉडी का कैसा शेप एंड साइज है, ठीक है, आपका हेयर कैसा कलर का होगा, आई का प्यूपिल कैसा कलर का होगा, आयरिश प्यूपिल, ये कैसे कलर के होंगे, ठीक है। इन सब का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये जीन ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि ये कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, ठीक। नेक्स्ट आता है पेरेंट ऑफस्प्रिंग, आप समझ पा रहे होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंट टाइप्स के जीन्स जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं किसी डीएनए के अंदर, ये सब कुछ डीएनए में होता है, ठीक है, ये सब डीएनए में होता है। डीएनए भी सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इतने तक ही ये सब सीमित नहीं है ये शब्द, ये भी बहुत आगे है, ये भी 9th-10th का कंटेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको, अब पढ़ेंगे जब। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स फ्रॉम पेरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जीन जब कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट हमें क्या मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसी बच्चे के अंदर देखने मिलते हैं। बच्चा यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग हुआ, यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन पीछे नहीं लिखा था तो अब यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लेते हैं। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म का कंटेंट और न्यूक्लियस कंटेंट भी मिलके होता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म पूरा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, वही लिखा है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग कौन कौन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म से फिर साइटोप्लाज्म क्या है खाली, तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन किसके बीच में प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस है, पहली पॉइंट ये हो गया। ये प्रेजेंट होता है किसके, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स दे आर। देखिए ये पीछे मुझे लिखना था बट ये मैंने आगे लिख दिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था स्लाइड, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या कंसिस्ट करता है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स को और दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेल्स को दूसरी भाषा में बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा बात नहीं यहीं तक सीमित है, ठीक है। ये फिर से मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, ठीक है, मगर मैं आपके स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें डाल रहा हूँ। चलिए ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो। लाइसोसोम देखिए बहुत से स्कूल में इन लोगों को बताते भी हैं किसी किसी को, कोई मैं बताता हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक याद रखिएगा कि ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर हम बोलें तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। ये सब चीज़ बताऊंगा आगे जब आगे कंटेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे फर्दर क्लासेस में। इसको बस इतना याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन। आगे फर्दर देखते हैं कि प्लांट्स के बारे में आ गया। प्लांट्स यूज टू ऑब्जर्व सेल। अच्छा, एक आपके इस बुक में ना पढ़ते बीच में पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है
कि बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक, जिसमें हम लोग सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से, एक तो ट्रेडिस्केंटिया है, इलोडिया है, रोहियो है और एक ओनियन पिल। ये जो 4 प्लांट है, इसके पौधे को यूजिंग मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये पिगमेंट होता है एक तरीके का, इसका यूज़ करके हम लोग इसमें सेल को देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्वियसली है यूज़ करके। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म नोन एज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर जो आपके सेल के अंदर होता है, खाली जगह, उसे वैक्यूल कहते हैं। सेल देखिए, ओनियन सेल के अंदर ये सिंगल एंड बड़ा होता है, एक ही होता है ओनियन सेल के अंदर। सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। देखिए ओनियन जो है वो भी तो हज़ारों लाखों करोड़ों सेलों से बना है, तो उसमें से एक सेल लिया और एक सेल के अंदर देखा है, ठीक है। ये नहीं कि सारे सेल को एक साथ लेके बात कर रहे हैं, सिंगल सेल को लेके देख रहे हैं। तो सिंगल सेल में ये सिंगल सा रहता है और बड़ा वैक्यूल रहता है इसमें। चीक सेल में आपका स्मॉलर वैक्यूल देखने को मिलता है। प्लांट सेल में आपका लार्जर वैक्यूल है, एनिमल में छोटा छोटा होता है, ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं प्लास्टिड्स पे। स्मॉल कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ लीफ आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं किसी सेल में, और वो भी लीफ के सेल्स में, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स। ये आपके डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल जिसका नाम है, आपको क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का क्या है? प्लास्टिड ही है। प्लास्टिड यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी होता है, क्रोमो, ठीक है, क्रो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये होता है क्रोमोप्लास्ट, ये HROMO, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये जो प्लास्टिड है ना, कुछ तो होते हैं जिनमें कलर होता है, कुछ होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड भी टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी है, इसका भी है कंटेंट आगे, ठीक है। चलिए आगे फर्दर देखते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स दैट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और ये विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोट्स क्या हो जाएंगे? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोट्स हो गए, ठीक है, समझ रहे होंगे। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। आगे देखते हैं यूकैरियोट्स को। यूकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं इनमें होता है, ठीक है, होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनमें प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो यूकैरियोट्स कौन हो गए? ऑब्वियस सा है कि जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, सच में, होने वाला, प्रेजेंट है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल में आपका ओनियन सेल और चीक सेल आता है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। तो आपको एक बात और बता देता हूँ, जो इसके अंदर आपका डिफरेंस था ना, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपके बुक में ही लास्ट में पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक। और फर्दर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लर्न, ग्रो, सक्सीड। थैंक यू।